प्रदेश सरकार ने इगास पर 124 डॉक्टरों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात दी। वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, आदेश जारी। भू कानून को लेकर आज भराड़ीसैंण में होगी अहम बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी करेंगी अध्यक्षता। आगामी बजट सत्र में विधेयक लेकर आएंगी सरकार। प्रदेश में ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में बैठेंगे प्रशासक। जिला पंचायतों में अगले महीने 2 दिसंबर को होंगे नियुक्त। कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासकों का बैठना होगा तय। प्रदेश में मसाज सेंटर की आड़ में न हो देह व्यापार। राज्य महिला आयोग ने बनाए गए दिशा निर्देश डिग्री या डिप्लोमा लेने वालों को ही समाज करने किए जाएंगे। 15 नवंबर से जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी बुकिंग। 15 नवंबर से 15 मार्च तक चलेगी जंगल सफारी। 21 नवंबर तक गन्ना पेराई सत्र शुरू होने की उम्मीद। शुगर मिल में 90% काम पूरी मिल की ओर से गन्ना सेंटरों में भी हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आपका स्वागत है खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में और खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को अपने आवास पर मनाने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने कोटेदार पहुंचे। कोटेदार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुए इगास पर्व में इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भैला को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने हाथों से झुलाते हुए कहा कि आज उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को पीएम मोदी की वजह से दुनिया जानने लगी है, जो हर उत्तराखंडी के लिए गर्व की बात है। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। देवभूमि परंपरा, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है। बाबा सिद्ध बाली की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में इगास का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते, ग्यास से इगास हो गई। वहीं पंतनगर थाना क्षेत्र में पिकअप की भिड़ंत हो गई। पिकअप में सवार मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर एसपी सहित तमाम अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने बस चालक और मजदूरों के ठेकेदार को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर रही है। सभी घायल दिनेशपुर के रहने वाले हैं और पंतनगर खेत में मजदूरी करने को जा रहे थे। पंतनगर थाना क्षेत्र में एक पिकअप और बस की भिड़ंत हो गई थी। इस दौरान पिकअप सहित बस में बैठे कई लोगों को चोट आई है। सूचना मिलते ही थाना पंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से 5 लोग गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिए गए। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सहित तमाम अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। घायलों का हाल चाल जाना। पुलिस के मुताबिक 8:30 बजे मिली थी। मटकोटा के पास बस और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। में सवारी ढोती है गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हम लोगों की लगातार कार्रवाई चलती रहती है। ऐसे ड्राइवर्स के हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसको 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड भी करते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि बाहर वाहनों में सवारी ढोने पे 3 महीने के लिए डीए को सस्पेंड करना है। बाकी जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हम जो लगातार अभियान चला रहे हैं, ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ ड्राइवर और मालिक दोनों के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिल रही हैं उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा करवाएंगे। देखिए, आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्द्वानी मोड़ की तरफ एक पिकअप ट्रक जा रहा था, जिसमें 25 से 30 महिलाएं थी ज़्यादातर, जो लेबर का काम करने दिनेशपुर से पंतनगर के फार्म की तरफ जा रही थी।
उस पिकअप को एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप पलट गया था और ये सारी महिलाएं घायल हो गई थी। इन महिलाओं को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से 5 महिलाओं को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया और बाकी महिलाओं का और जो 1-2 पुरुष और थे उनका ट्रीटमेंट यहीं पर फिलहाल चल रहा है। वहीं अगली खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड सीमा पर मझोला में लगे देवाफिंगर नदी में एक युवक का शव तैरता हुआ देखकर स्थानीय लोगों तथा राहगीरों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय ग्राम प्रधान पति द्वारा 17 मील पुलिस चौकी को घटना की सूचना दी गई। 17 मील पुलिस चौकी प्रभारी ललित बिष्ट ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने स्थानीय तैराक और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव की पहचान ज्योति लंकेश पुत्र जॉन निवासी मझोला यूपी के रूप में हुई है। घटना की सूचना परिजनों को भी दे दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। युवक पिछले काफी समय से बीमार था और डिप्रेशन में था। परिजनों के अनुसार युवक सुबह नाश्ता करके घर से निकाला और शाम जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। वहीं आशंका जताई जा रही है कि युवक ने डिप्रेशन के चलते नदी में छलांग लगाकर अपनी जान गंवाई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई के साथ पीएम की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अभी राहगीरों ने बताया, हमें कॉल आई कि एक डेड बॉडी ऊपर पानी में तैर रही थी। जो हमारे मझोला जिला पीलीभीत का रहने वाला लड़के का नाम है ज्योति लंकेश करके नाम है। ये मझोला का रहने वाला निवासी है। लगभग इसकी उम्र 35 से 40 साल के अंदर हो पहचान हो गई। अभी ग्राम प्रधान हल्दी द्वारा सूचना दी गई थी कि कोई एक शव जो है पानी में तैरता हुआ पाया गया है। मौके पर आए हैं, शव को बाहर निकाला गया है। तो ये व्यक्ति जो है, इसका नाम ज्योति लैंकेस्टर, इसके पिता का नाम जॉन लैंकेस्टर है। ये मझोला यूपी दूसरी कॉलोनी के पास का रहने वाला है। परिजनों भी मौके पर मौजूद है। परिजन द्वारा बताया गया कि कुछ डिप्रेशन वगैरह में ये चलना था काफी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर नैनीताल से है, जहां पंजीकृत गाइडों के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक नैनीताल सरिता आर्य और नैनीताल के ओसी आर्मी कर्नल प्रहलाद पाटिल द्वारा किया गया। जिला पर्यटन कार्यालय नैनीताल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम गाइडों के संचार और व्यवहार कौशल को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे गाइडों को पर्यटकों के साथ प्रभावी रूप से संवाद करने और उनकी यात्रा को अधिक स्मरणीय बनाने में सहायता मिलेगी। इस प्रशिक्षण के जरिए गाइडों को स्थानीय संस्कृति, इतिहास और नैनीताल के पर्यावरण की जानकारी देने के तरीकों पर भी प्रशिक्षित किया जाएगा। कुल 40 गाइड्स ने इस ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया है। वहीं आयोजक सीमा शर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बेहतर कौशल वाले गाइड न केवल अपने करियर में प्रगति करेंगे बल्कि नैनीताल के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम नैनीताल के पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाने और स्थानीय गाइडों को नए अवसर प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पर्यटन कार्यालय नैनीताल द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें जो नगर पालिका के पंजीकृत गाइड हैं उनको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इन गाइड्स को ये तो पता है कि गाइड का कैसे काम करना है, क्योंकि गाइड्स में कुछ 30-40 साल पुराने अनुभवी गाइड्स हैं। इनको पता है गाइड से कैसे काम करना है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी और सॉफ्ट स्किल इन्हेंसिंग की इनको बहुत ज़रूरत है। तो बेसिकली जो 4 दिन का ये सेशन है, इसमें इनके व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, इनको टूरिस्ट का कैसे बिहेव करना है, इनकी मतलब वाणी में किस तरह से या इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है इन सब में कैसे सुधार होना है। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की इनको यहाँ पे 4 दिन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और ये सारे के सारे नैनीताल के पंजीकृत गाइड्स हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार में मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में, और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा, भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे,
आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे, तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। जोश हमेशा बच्चों का ऊपर से अच्छा है। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको कैसे, वो कच्ची कली है, वो कितना पानी देंगे, क्या खाद डालेंगे, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इनको टैप करना हम सब की, समाज की जिम्मेवारी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स। हम हमेशा राष्ट्र को दोष नहीं दे सकते या राज्य को दोष नहीं दे सकते। हमने क्या किया एज पेरेंट्स, वहाँ से शुरुआत होती है। तो बच्चों को आप किसी भी रूप में डाल सकते हो, इनमें जोश की कमी नहीं, इनमें टैलेंट की कमी नहीं। ऐसे कहा जाए तो आज सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ की व्यवस्था देख के तो बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह का मेरे ख्याल से पहली बार उत्तराखंड में स्पोर्ट्स को लेके एक आयोजन हो रहा है, युवा को लेके एक आयोजन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे यहाँ पे जो आ रहे हैं वो खिलाड़ी हो, लेकिन उनको एक एक्सपोजर देना खेल का एक माध्यम है जिससे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर देहरादून के जिला अस्पताल देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अस्पताल में नवनिर्मित विशेष नवजात देखभाल इकाई का लोकार्पण किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नवजात देखभाल इकाई के बनने से अब अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए विशेष देखभाल सुविधा उपलब्ध होगी, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर नवजात को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिले और कोई भी बच्चा देखभाल से वंचित ना रहे। मैं सबसे पहले तो इगास पर्व की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पारंपरिक त्यौहार है। और कल दिल्ली में भी हमारे सांसद जी के यहाँ पे कार्यक्रम रहा। कल प्रधानमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, सब लोग उस कार्यक्रम में था। मैं भी उस कार्यक्रम में था और बहुत अच्छे पारंपरिक तरीके से हमने वहाँ पे कार्यक्रम किया। आज पूरे प्रदेश में इसकी छुट्टी भी है। आज हम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा, वहाँ पे 6 बेड का NICU का भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ। अब जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की जो दिक्कतें थी उनके घर वालों की, वो अब दूर हो जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से है, जहां ONGC चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक कार और कंटेनर की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वाहन दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना कैंट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मौके पर एक कंटेनर व एक का दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में मिली। कार कंटेनर के पिछले हिस्से में टकराई हुई थी। मौके पर इनोवा कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल अवस्था में मौके पर मिला। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान SP ने सिनर्जी हॉस्पिटल में जाकर वहां उपचाराधीन दुर्घटना में घायल युवक के स्वास्थ्य के संबंध में परिजनों और चिकित्सकों से बातचीत की। इसके बाद SP ने कोरोनेशन अस्पताल में जाकर दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। देखिए, कल रात्रि में एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ और कोलागढ़ चौक पर एक ट्रॉला जो क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी जो जिसमें 7 बच्चे सवार थे और इसमें सभी 20 से 22 साल 24 साल की उम्र के थे और गाड़ी थोड़ा सा ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रॉले के साइड में लगने के बाद जो देखा गया घटनास्थल पर, और उसकी छत जो है पूरी स्पीड होने के कारण उड़ गई, जिससे हेड इंजरीज मोस्टली लोग को आई, जिससे मौके पर 6 लोग की डेथ हो गई। बाकी गाड़ी इसके बाद फिर एक पेड़ पे जाकर टकराती है, जिससे और ज़्यादा डैमेज गाड़ी और इसमें जो बैठे बच्चे थे उनको हुआ है। एक इसमें जो घायल था वो सीरियस इंजर्ड था, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी जो देखने के बाद डॉक्टर से बात हुई है, उसमें हेड इंजरीज हैं लेकिन खतरे से बाहर बताया, और अभी मुझे लगता है कि जो सर्जरी वगैरह हो जाएगी जिससे बाद और ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स जो सीरियस रहता है उसको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा है, लेकिन अभी ठीक है। बाकी 6 लोग हैं जो उनके बारे में ये जानकारी मिली कि आपस में लोग मित्र थे और
एक राइड पर बाहर निकले थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी 1-2 लोग मिले रात को बताया कि गाड़ी कुछ ओवर स्पीड थी। कुछ का कहना है कि जो गाड़ी का निरीक्षण किया कि कहीं बॉटल पानी की जैसे फंस जाती है, कहीं पर ब्रेक नहीं लगते। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत दरमोला के राजस्व ग्राम तरवाड़ी में देव निशान व पांडव के गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य का मंचन शुरू किया है। पांडव नृत्य गांव में लगभग 20 दिनों तक चलेगा। इससे पूर्व गत देर शाम ग्रामीण ढोल दमाऊ के साथ देव निशान एवं घंटियों को स्नान कराने के लिए अलकनंदा मंदाकिनी के संगम स्थल पर पहुंचे थे। विगत वर्षों की भांति इस बार एकादशी की पूर्व संध्या पर दरमोला, तरवाड़ी, स्वीलीसेम गांव के ग्रामीण देव निशानों को पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गंगा स्नान के लिए अलकनंदा मंदाकिनी के तट पहुंचे। यहाँ पर ग्रामीणों ने रात्रि भर जागरण करने के साथ देवताओं की 4 पहर की पूजाएं संपन्न की। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। मानव जीवन की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हमारी ये परंपरागत है, बरसों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। उल्लेखनीय है कि बरसों पूर्व स्वीली गांव, जहां पर हमारे कुल पुरोहितों का गांव है, डिमरी लोगों का है। डिमरी लोग मूलतः जनपद चमोली के पिंडर गांव के निवासी थे और बरसों पूर्व जब स्वीली गांव में विस्थापित हुए, स्वीली गांव में आए, तो उनके आराध्य जो भगवान बद्री विशाल हैं और जिनकी नरसिंह रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है, उनके साथ उनके आराध्य भी तब से उनकी पूजा की जाती है और ये बरसों पुरानी परंपरा है जिसका हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वहन कर रहे हैं। भरदार क्षेत्र की मुख्यतः 5 गांवों की ये परंपरा है, सेम, स्वीली, दरमोला, तरवाड़ी और कोटली गांव। सबसे बड़ी अनूठी परंपरा उत्तराखंड के इतिहास में होगी। वहीं अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पूर्व विधायक व बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और मुख्यमंत्री व शासन के संज्ञान में लाकर योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता कर कैलाश शर्मा ने कहा कि सरयू सेरा घाट अल्मोड़ा पंपिंग योजना के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत थे। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने अल्मोड़ा को बड़ी सौगात देते हुए इस योजना के वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश सचिव पेयजल को दिए हैं। इस महत्वपूर्ण योजना के धरातल पर उतरने के बाद अल्मोड़ा नगर की 2 लाख से अधिक की आबादी व आसपास के ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। शर्मा ने कहा कि सीएम घोषणा के तहत पौधा बैतालेश्वर स्थालीधर लिंक रोड के सुधारीकरण व डामरीकरण के लिए शासन ने 2.5 करोड़ स्वीकृति कर दिए हैं, जबकि रानी धारा सड़क व नालियों के निर्माण के लिए पहले ही 2 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र और उसके आसपास के बहुत सारे ऐसी समस्याएं थी, ऐसे लोगों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जनहित में पूरा होना बहुत आवश्यक था, जिसमें जैसे कि हमारे पौधार बेतालेश्वर शालीधार मोटर मार्ग अभी 2 करोड़ 52 लाख रुपए उसके सुधारीकरण और उसके डामरीकरण के लिए स्वीकृत कराया है और मेडिकल कॉलेज को जोड़ते हुए मोटर मार्ग आगे जा रहा है उसका। और जो एक बहुत बड़ी यहाँ की आवश्यकता थी पेयजल की, अल्मोड़ा क्योंकि यहाँ आबादी का दबाव, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे लगातार मैं जब विधायक बना तब से ये प्रयास था कि अल्मोड़ा में एक हिमाच्छादित नदी से यहाँ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। तब भी मैंने सेराघाट सरयू से एक पंपिंग योजना बनाकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे गाँवों को, ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिले, इस योजना से ऐसा प्रयास था। खबर हल्द्वानी से है, जहां बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन के मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह, भजन कीर्तन के बीच भंडारा लगा। शहर में बाबू खाटू श्याम का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्त उत्साह के साथ मंदिर पहुंचे और बाबा के श्रृंगार के साथ उन्हें भोग लगाया और प्रसाद रूपी भंडारे का आनंद लिया। मंदिर ही नहीं बल्कि घरों में भी बाबा के भक्तों ने प्रसाद बनाया और लोगों को बांटा। सुबह से ही मंदिर में भीड़ देखने को मिली और भजन कीर्तन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। वहीं इस मौके पर भंडारे का आयोजन हुआ और बाबा खाटू श्याम से खुशहाली की कामना की गई। इस मौके पर मंदिर के पुजारी और भक्तों से जब बात की गई तो उनकी बाबा के प्रति श्रद्धा और उत्साह देखते बनता है।
सुबह को वो 5 बजे से मंदिर खुल जाता है, उस समय से भीड़ लगी हुई है। श्रृंगार की तैयारी मंदिर में शाम को कीर्तन है, हर द्वादशी के दिन यहाँ कीर्तन होता है श्याम बाबा के नाम का, और लोगों में बहुत उत्साह रहता है कि बाबा का जन्मदिन आ रहा है। शाम को भी यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ के साथ यहाँ लोग कीर्तन में उपस्थित होंगे। बहुत अच्छा, मतलब बाबा का सबके ऊपर आशीर्वाद बना। श्याम आप सभी को, तो आज मुझे बहुत ही खुशी है। श्याम बाबा जी का बर्थडे है, जैसे हमारा आता है वैसा इनका आता है, तो इनका भी हम बहुत धूमधाम से बनाएंगे। घर पे भी बनाएंगे और यहाँ पे भी बनाएंगे, और काफ़ी मस्ती से आए हैं हम लोग, फुटकर से आए हैं। श्याम के जन्मदिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था हमें, जो कि आज आ चुका है। 12 नवंबर है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बाबा के दर्शन के लिए तो कभी भी आना जाना होता है। बाबा श्याम हमारे बहुत प्यारे हैं। सभी श्याम प्रेमी से यही कहना होगा कि बाबा का जयकारा लगाइए, बाबा की मानिए और हमारे बाबा को बहुत बहुत प्यार करिए। जय जय श्री श्याम। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड की गन्ने की सबसे बड़ी बेल्ट माने जाने वाले हरिद्वार, देहात, लक्सर, मंगलोर और नारसन क्षेत्र के किसान इस बार गन्ने की पैदावार और गन्ने की रेट को लेकर दुखी हैं। आपको बता दें कि वैसे तो इस बार हरिद्वार क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप नहीं रहा, यानी फसलें बाढ़ के प्रकोप से बची रहीं। इसलिए मुख्य फसल गन्ना पूरे क्षेत्र में बम्पर माना जा रहा था, लेकिन गन्ने की पैदावार कम होने व गन्ना मूल्य कम मिलने से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। किसान परेशान हैं। किसान का कहना है कि ज़्यादा लागत है और दाम कम मिल रहे हैं। किसान कहते हैं कि जो अनुमान था कि प्रति बीघा 80 से लेकर 90 कुंतल गन्ना की पैदावार होगी, वहां उसके उलट 40 से केवल 50 कुंतल प्रति बीघा व कई स्थानों पर तो 30 से 35 कुंटल प्रति बीघा ही गन्ने की पैदावार हो रही है। ऊपर से गन्ना कोल्हुओं में गन्ना मूल्य भी उनके अनुरूप नहीं मिल पा रहा। रही बात शुगर मिल की, शुगर का पिराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, तो ऐसे में परेशान होना लाजमी है। किसान कहते हैं गन्ना मूल्य किसानों के अनुरूप 450 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक होना चाहिए। देखा जी, अगर गन्ने की औसत की बात करी जा, पिछली बार तो बाढ़ ने ख़त्म कर दिया था, इस बार वैसे भी नहीं हो पाया। और उससे पिछले बार की बात करी जा या उससे पिछले बार की बात करी जा तो 80-90 कुंटल का बीघा निकल जाता गन्ना, और अब की बार तो कुल ही 40-35 कुंटल के आसपास का गन्ना खड़ा लोगों बागों का। और गन्ने की अगर अच्छी तरह की रेख देख भी करी किसानों ने तो नहीं हो पाया, यानी कि लागत के अनुसार लागत के अनुसार नहीं हो पाया। और खर्चे की बात करी जा तो खर्चा गन्ने से बहुत 3 गुना ज़्यादा किसान कर रहा है अपने खेत में। 35 से 40 किलो समथिंग। पिछली बार पहले कैसे रिकवरी होती थी गन्ने की? 2 साल तो लगभग यही आ रहा है, लेकिन 2-3 साल पहले लगभग 60 प्लस रहता था, 55-60 कम आ जाता, लेकिन अब कम आ रहा है 2 साल तक। पहला तो पानी की वो दिक्कत थी, लेकिन अब की बार भी वही हाल। एक बार रोग इतना आ जाता, बहुत ज़्यादा इसमें लाल सड़न, एक ढूंढिया ज़्यादा आ रहा है। इस बार नई प्रजाति की तैयारी करो? बिल्कुल नई प्रजाति बोनी पड़ेगी भाई। क्या करना भाई जी? बात ऐसी है, जो जैसे पिछली बार की बात कर रहे हैं, पिछली बार तो फसल पानी ने मार दी थी, और अब की बार फसल में बहुत ज़्यादा रोग है। स्टार्टिंग से ही रोग था और फसल पिछले साल से भी बहुत कम निकल रही है अब की बार। और बस जैसे तैसे खेत खाली कर रहे हैं बस, और पर्चियों की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पर्ची नहीं आ पा रही टाइम पर, किसानों गेहूँ के लिए पर्ची नहीं मिल पा रही। गेहूं की फसल के लिए जी अगली फसल के लिए लेट हो रहे हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।